नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं नाटो के बारे में कि नाटो क्या है, क्योंकि काफी दिनों से कई सारी चर्चाएं जो है अभी के वर्तमान समय में चल रही है नाटो को लेके। तो इसमें जो तस्वीर आपको दिख रहा है, चाहे वो इधर हो, और ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है ना, ये मुख्य रूप से नाटो का साइन। इसे ना मतलब अभी आपको समझाऊंगा मैं कि नाटो है क्या और ये कैसे काम करता है। तो ये जो साइन है ना, ये नाटो का साइन है, और ये जो सैनिक आपको दिख रहे हैं ये नाटो के सैनिक हैं। और ये जो आपको महल टाइप का इमारत दिख रहा है ये नाटो का मुख्यालय है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसे, मतलब कि NATO। ध्यान से समझना है, N से होगा नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो जो है। अभी आपको मैं बताता हूं कि नाटो होता क्या है। तो नाटो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस कहने का मतलब है कि समायोजन, कई प्रकार के देशों का एक जगह जमा होना। अब यहां पे एक मुख्य बात आती है कि इसकी स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल को। ध्यान रखना है, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। सबसे प्रमुख बात रहेगा 4 अप्रैल 1949 जब नाटो को बनाया गया था। इससे पहले नाटो का कोई अस्तित्व नहीं था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, NATO, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस, मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस आपको मिलेंगे। और इसकी शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अब यह समझना है कि आखिर इतना बड़ा मिलिट्री अलायंस, मतलब इतने अलग अलग देशों का मिलिट्रियों को एक साथ एक ग्रुप में लाना क्यों जरूरी हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना है, इसका मुख्य उद्देश्य था कलेक्टिव डिफेंस। अब कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है कि सामूहिक सुरक्षा। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक और डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। तो नाटो को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसे बनाने का जो कारण था, वो एक प्रकार का कलेक्टिव डिफेंस के रूप में जाना जाता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब हुआ अलग अलग देशों ने मिलकर अपने सैनिकों को जोड़ा है। आपको यहां पे कई प्रकार के सैनिक दिख रहे होंगे। इन लोगों का मानना यह था कि आपको इन सभी सैनिकों को मिला के एक, आप कोई गिरोह बना लीजिए, गिरोह आप कह सकते हैं, या फिर कोई समुदाय बना लीजिए। तो इसी प्रकार के समुदाय का नाम रखा गया नाटो, और इनका प्रमुख कार्य था कलेक्टिव डिफेंस, मतलब सामूहिक सुरक्षा। एक व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाए, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे अलग अलग व्यक्ति, मतलब अलग अलग व्यक्ति मिलके एक गिरोह बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और वो पूरा ग्रुप मिलके क्या करेगा, उन सभी देशों के लोगों की सुरक्षा करेगा। इसी को हम कलेक्टिव डिफेंस कहते हैं। यानी अगर नाटो के किसी एक देश पे हमला होता है, समझने वाली बात है, नाटो में क्या है कि कई अलग अलग देश है। ये जो मैंने आपको यहां पे इमेज सब दिया है, ये सब नाटो के सदस्य देश हैं। मतलब अभी जो वर्तमान समय में नाटो के सदस्य देश हैं, उसमें से अगर आप किसी भी एक देश पर हमला करते हैं तो बाकी सब देश मिलकर आपके ऊपर हमला कर देगा। सबसे प्रमुख बात है इसका, नाटो के अंदर मौजूद जितने भी देश हैं, उसमें से किसी देश के ऊपर यदि कोई देश हमला करता है, बाहर का देश, नाटो के देश आपस में लड़ते नहीं है। हालांकि मामला अभी वर्तमान समय में खराब चल रहा है। अभी नाटो के अंदर भी बहुत सारी गलतफहमियां और अंदरूनी जो है, मतलब आंतरिक लड़ाइयां झगड़ा चलता रहता है, खासकर अमेरिका का और कनाडा का, ये कई सारे ऐसे, ग्रीनलैंड का, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे इनका आपसी रंजिश चल रहा है। तो यदि आप नाटो के सदस्य देश हैं और बाहर का कोई देश यदि आप पे हमला करता है, इसका मतलब है कि ये जितना भी है ना, सब उलट जाएगा आप पे, सब आपको पेलना शुरू कर देगा। ये इसका एक नियम है। अब सबसे अच्छी बात है कि इसी नियम को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 5। याद रखिएगा, इस नियम को हम आर्टिकल 5 के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि ये तो सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है ही, कलेक्टिव डिफेंस भी करता है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और यह क्या करता है, यदि नाटो के किसी सदस्य देश पर, किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी देश अगर हमला कर दे, तो नाटो के सभी देश उसको रेलना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल समझाता हूं।
यहां पे जितने भी देश हैं ना, इसमें आपको रसिया नहीं दिख रहा होगा, रूस नहीं दिख रहा होगा। अगर रूस गलती से इनमें से किसी भी देश के ऊपर हमला कर दे, अटैक कर दे, लड़ाई करना शुरू कर दे, तो ये जितने भी देश हैं सब मिलकर रूस के खिलाफ हो जाएंगे और सब अपने सैनिकों के साथ रूस पे अटैक कर देंगे। और यहां पे जो देश आपको दिख रहा है ना, ये कोई भी कमजोर देश नहीं है, सब मजबूत देश है। यहां पे आपको यूनाइटेड किंगडम भी दिख रहा होगा, अमेरिका भी दिख रहा है, तुर्की, पोलैंड, लताविया, बहुत सारे देश हैं। ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आखिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो कहते हैं, इसमें कितने देश हैं, उन सभी देशों का नाम भी बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से आपको यहां पे समझना था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें कई सारे देशों ने अपनी सदस्यता ली है और इसके अंदर एक आर्टिकल 5 है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 5, कि यदि कोई भी देश इन नाटो के सदस्य देशों के ऊपर हमला करे, अटैक करे, तो नाटो के जितने भी देश हैं वो सब मिलके उसके अगेंस्ट युद्ध छेड़ देंगे, मतलब युद्ध करना शुरू कर देंगे। तो इसे ही आर्टिकल 5 कहा गया, जो नाटो की ना सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता है। ये आर्टिकल 5 जो है, ये नाटो को ना सबसे शक्तिशाली बनाता है। इसलिए जो बाहर के देश हैं, बहुत सारे देश हैं, इन नाटो के सदस्य देशों के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जो इन नाटो के देशों के ऊपर ना हमला नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि ये सब खूंखार आदमी है, सब मिलकर रेलना शुरू कर देगा। आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या भारत नाटो का सदस्य देश है? तो नहीं, भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से ना अलग थलग रहता है। वो किसी देश के फेवर में या किसी देश के खिलाफ में नहीं जाता। अब यहां पे एग्जाम्पल समझिए, अब भारत की यहां पे भूमिका क्या है। मान लो हमारा किसी देश के साथ अच्छा संबंध है, मान लेते हैं कि हमारा कनाडा के साथ अच्छा संबंध है, एग्जाम्पल, भारत का अच्छा संबंध है। अब क्या हो रहा है, भारत का संबंध रसिया के साथ भी है। अब क्या होगा यहां पे कि भारत का संबंध, रसिया तो आपको पता है कि नाटो में है ही नहीं। अब रसिया क्या किया, रसिया भी तो खूंखारी देश है। अभी आप देख रहे हो कि यूक्रेन को कैसे रेल बना रखा है, जैसे इजराइल ने ईरान का रेल बना रखा है। तो एग्जाम्पल की तरह अगर आप समझ लीजिए कि रसिया ने अगर गलती से कनाडा के ऊपर अटैक कर दिया, और भारत भी इसके अंदर है, मान लो इंडिया भी है इसके अंदर, इसके सदस्य देश में, नाटो के सदस्य देश में, और कनाडा के साथ रसिया का दुश्मनी है और भारत के साथ दोनों का अच्छा संबंध है। एग्जाम्पल, रसिया के साथ तो खैर है ही, तो रसिया के साथ अच्छा संबंध है, कनाडा के साथ भी संबंध है, और भारत अगर नाटो का सदस्य देश होगा और रसिया के साथ अच्छा संबंध होगा और रसिया ने अगर कनाडा पे अटैक कर दिया, तो भारत के अच्छे संबंध होने के बावजूद भी रसिया के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। यही आर्टिकल 5 कहता है। इसलिए कहा गया है कि नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आर्टिकल 5 है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिस कारण से नाटो का जो पावर है, नाटो की जो शक्ति है, इससे दुनिया के कोई भी देश ना टकराना नहीं चाहते हैं। अब सोचो, जहां पे अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, नॉर्थ वे, इटली, बहुत सारे देश, इन सभी देशों के पास ऐसे ऐसे हथियार है कि ये किसी देश को ध्वस्त कर देंगे। तो ऐसे में एक पूरे समूह से कलेक्टिव डिफेंस जो करने के लिए नाटो का गिरोह बनाया गया या फिर एक समुदाय बनाया गया, इससे कौन टकराना चाहेगा। तो मुख्य रूप से मुझे आपको यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही समझाना था। नाटो का फुल फॉर्म था या फिर नाटो का काम क्या है, इसके आर्टिकल 5 क्या है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आपको पता होगा 1939 ये समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, और 1945 वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। ये ऐसा टाइम पीरियड था जब दूसरे विश्व युद्ध के दुनिया, मतलब पूरी दुनिया जो थी ना, एक दूसरे के खिलाफ थी, लड़ने में व्यस्त, अस्थिरता फैली हुई थी, लोग आपस में ही उलझ रहे थे और देश देश तो लड़ ही रहा था, लोग गृह युद्ध कर रहे थे। यहां तक हालत खराब हो गई थी कि लोग अपने देश के लोगों के साथ ही लड़ाई कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट कि दूसरे विश्व युद्ध का टाइम पीरियड 939 और 1945, ये आपको याद रखना है। 1939 और 1945 ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, जब पूरी दुनिया जो थी वो एक बहुत बड़े तकलीफ से गुजर रही थी। आप कह सकते हो ये एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में अस्थिरता थी, सभी लोग मजबूर हो चुके थे, नौकरियों का बेड़ा गर्क हो रखा था, लोगों का भोजन पानी की व्यवस्था खराब हो रखी थी। तो ऐसा समय कब था? 1939 से 1945 में। ये आपको ध्यान देना है। उस समय क्या था, अब ध्यान समझिए। ये हमने जो इमेज ऐड किया है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। लाखों लोग मारे गए थे इसके अंदर, लाखों लोग की कुर्बानी यहां पे बलि चढ़ गई। आप कुर्बानी मत कहो, ये बलि चढ़ गई थी।
तो ऐसे में क्या हुआ, यूरोप को एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। ध्यान समझने वाली बात है। यहां पे क्या हुआ, जो यूरोप था उसे ना एक सुरक्षा कवच की जरूरत थी। मैंने आपको नाटो में क्या बताया था, कलेक्टिव डिफेंस। ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव डिफेंस मतलब सामूहिक सुरक्षा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के कई देशों का ना आपस में इतना तनाव हो गया, इतनी लड़ाइयां हो गई, इतने झगड़े हो गए कि ये देश कहा कि भाई कोई भी बाहर का आदमी पेल के चला जा रहा है, क्यों ना हम अपने एक जैसे बुद्धि के आदमी, मतलब जो हम एक तरह के सोच को रखते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाए। और इसी ग्रुप को उन्होंने बनाया किसके रूप में, नाटो के रूप में, क्योंकि इनको सुरक्षा की जरूरत थी। तो इन्होंने नाटो का गठन किया। इसी कारण से यूरोप के कई सारे देशों ने मिलकर नाटो का निर्माण किया, ताकि इसके अंदर जो सदस्य देश होंगे, जो भी इसमें भाग लेंगे, जो भी इसमें जुड़ेंगे, वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अर्थात इस देश से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। उसके ऊपर अटैक होने का मतलब है पूरे नाटो के ऊपर अटैक होना, जिसे हम आर्टिकल 5 कहते हैं। और बहुत बड़े खतरे, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको याद है, वो भी मैं टाइम बता देता हूं, 1914 है से लेके 1918 तक ये चला था, ये 4 साल चला। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेके 1945 तक चला। इसके बाद अभी तक वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो थोड़ी भनक है ना, वो अभी का वर्तमान समय लग रहा है। हो सकता है कि आपको आगे आने वाले समय में पढ़ना पड़े 2026 से 2030 तक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया। जिस प्रकार से आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से चाइना ने अपने पड़ोसी मुल्कों के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग कर लिया है, जैसे अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर संकेत दे दिया है कि अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, तो ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। ये आपको ना यहां से 2 हट के ना एक बिंदु और लग जाएगा और 3 हो जाएगा। और ये ऐसा युद्ध होगा जिसमें पूरी दुनिया सर्वनाश हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला तो तलवार भाला हल्का फल्का गोली से चल गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खूब धुआं उड़ा है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर तो ऐसा होगा ना कि धुआं हुआ नहीं उड़ेगा, राख हो जाएगा पूरा दुनिया। तो यूरोप के लोगों को लगा कि क्यों ना हम कलेक्टिव डिफेंस जैसी कुछ चीजों को सोचे, क्यों ना हम सामूहिक सुरक्षा के बारे में सोचे। तो उन्होंने क्या किया, नाटो का गठन किया, नाटो को बनाया, ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी सदस्य देश होंगे उनको दुनिया का कोई देश जो है वो परेशान नहीं कर सकता, उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो यहां पे अमेरिका ने सोचा क्यों ना भाई हम एक संगठन बनाएं, अपनी सुरक्षा को कंफर्म करें। तो ये इन्होंने इसीलिए यहां पे नाटो का गठन किया और फिर नाटो को बनाया, ताकि नाटो के जुड़े हुए जितने भी सदस्य देश होंगे उनको किसी भी प्रकार के बड़े खतरे का सामना न करना पड़े। मान लो एग्जांपल मैंने पहले भी समझाया था, मान लो एक छोटा सा कोई देश है, मान लो चाइना है। अब चाइना के ऊपर कोई अटैक करता है और चाइना जो है वो नाटो का सदस्य देश है, तो नाटो का जितना भी सदस्य है वो चाइना के लिए लड़ने का आ जाएगा, कहेगा चल भाई चाइना हम तुम्हारे साथ चलते हैं, जो देश तुम पे अटैक किया उसको पेल पाल दिया जाएगा। और सही में पेल देंगे ये लोग, इतने बड़े बड़े यहाँ पे देश हैं और उनके पास इतनी बड़ी सुरक्षा कवच है, ऐसे हथियार हैं, ऐसे परमाणु हथियार हैं कि किसी भी देश से लोहा ले सकते हैं। अकेले देश को अकेले देश से लड़ने में शायद परेशानी हो सकती है, लेकिन जब 30-30 देश एक साथ किसी देश के साथ खड़े हो जाएं तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो उनसे साथ लड़ाई करेगा। तो ये था नाटो का सोच, इस प्रकार से नाटो का हुआ था गठन। अब मैं आप सबको लेके चलता हूं दुनिया के एक ऐसे दौर में जब कोल्ड वॉर चल रहा था। क्लास 12th के बच्चों ने शायद शीत युद्ध के बारे में सुना होगा, या जो बच्चे अब क्लास 12th में आने वाले हैं वो कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया का एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में ना कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर खासकर पूरी दुनिया में आप नहीं कह सकते हैं, अमेरिका और रसिया के बीच कह सकते हैं। यही वो समय था, यही वो समय था। देखिए मैंने आपको भी कोल्ड वॉर जो बताया है, ये सोवियत संघ है और ये अमेरिका है। इन्हीं दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। ये कोल्ड वॉर क्या है, ये कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर को ना हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें गोली बंदूक नहीं निकलता है, बम बारूद नहीं निकलता है, जुबानी जंग होती है। लेकिन फील ऐसा होगा, आपको प्रतीत ऐसा होगा कि कभी भी हथियार निकल सकता है। ऐसा लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं या बोलते हैं एक देश दूसरे देश के बारे में, कि फील ऐसा लगता है कि कभी भी परमाणु हमला हो सकता है, कभी भी सैनिक हमला कर सकता है। तो इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। हालांकि होता नहीं है ऐसा, सिर्फ जुबानी जंग होती है, बुराइयां होती है एक देश से दूसरे देश में। तो ये मुख्य रूप से ना अमेरिका की तरफ चल रहा था और रसिया की तरफ चल रहा था। यही दो देश जो थे ये लड़ रहे थे।
और शीत युद्ध का अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भाई समाप्त कब हुआ, तो आप रसिया की क्रांति में पढ़ा होगा 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था। और उस समय ना दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। मुख्य रूप से आप समझ लीजिए दुनिया जो थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक दुनिया आपको इधर दिख रहा होगा और एक दुनिया आपको इधर दिख रहा होगा। ये जो एरिया है ना, ये अमेरिका का एरिया है या उससे जुड़े हुए देशों का एरिया है, और ये जो एरिया है ये रसिया का एरिया है। यहां पे साइन जो है वो सोवियत संघ का है और ये डॉलर है ना वो अमेरिका का साइन है। तो पूरी दुनिया इस समय दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ कौन? एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन आप कह सकते हैं, रसिया। इन दोनों के बीच में सीधा युद्ध तो नहीं हो रहा था, ये आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे, आपस में सामने सामने गोली बम बारूद नहीं कर रहे थे, लेकिन लगातार तनाव का माहौल था। बहुत मतलब ऐसा शीत युद्ध का मतलब ही क्या है कोल्ड वॉर का, कि ऐसा दौर जिसमें एक देश दूसरे देश पर कभी भी हमला करने की परिस्थिति को बना देते थे। तनाव था, जुबानी जंग थी, हथियारों का होड़ था और इंफ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश हो रहा था। यहां पे समझिए, ये जो आपको यहां पे रसिया दिख रहा है ना, ये और इधर यूरोप है, तो ये खासकर अमेरिका और खासकर रसिया, ये दोनों क्या कर रहे थे? चाह रहे थे ना कि पूरे विश्व में ना हम दादा बने। आपने ऐसा एग्जाम्पल अपने गांव वगैरह में भी देखा होगा कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पूरे गांव को ना अपने कंट्रोल में लेके चलें। तो एक तरफ क्या अमेरिका जो था वो, और दूसरी तरफ रसिया जो था वो क्या चाहता था कि पूरी दुनिया पे ना हम अपना कंट्रोल करें। इन्फ्लुएंस बढ़ाने का क्या मतलब है? कि हमारा वर्चस्व बढ़े। और इन दोनों के बीच में ही ये चल रहा था लगातार। पश्चिमी देशों को डर था कि सोवियत संघ पूरे यूरोप में कहीं अपना नियंत्रण न बना ले। मतलब पश्चिमी देश यहां पे किसको कहा जाता है? अमेरिका को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। ये सब कौन से देश हैं? पश्चिमी देश हैं। अब इन लोगों को डर था कि भाई रसिया तो धीरे धीरे हथियार वगैरह बहुत जमा कर रहा है, आगे जाके कहीं वो हम लोगों पर फिर से नियंत्रण न बढ़ा दे। और इधर अमेरिका भी अपने आप को पावरफुल मानता था, वो कहता था कि हमारे पास भी हथियार है, हम भी बड़े बनेंगे। तो ये दोनों आपस में भिड़े हुए थे। दोनों चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इनके पास गोला हो, बम हो, बारूद हो, ताकि वो दुनिया पे नियंत्रण कर सके। तो पश्चिमी देशों को लगा कि नहीं भाई, रसिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, रसिया मतलब ये जो सोवियत संघ था ये अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, क्यों ना इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? नाटो बनाया। ये इन्होंने यहां पे नाटो का निर्माण किया, क्योंकि इनको मुख्य रूप से डर ना रसिया से ही था। तो इन्होंने एक कवच तैयार किया, ये जो है वो नाटो का निर्माण किया, एक कवच तैयार किया कि किसी भी प्रकार से रसिया जो है वो हमारे पश्चिमी देशों को परेशान न कर सके। तो यहां पे नाटो का निर्माण हो चुका है। किसके बीच में शीत युद्ध चल रहा था वो आपको समझ में आ गया। दुनिया कैसे दो अलग अलग भागों में बटा हुआ था वो समझ में आ गया। कैसे रसिया अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों तक, इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यूबा तक पहुंच गया था। ये क्यूबा जो है वो अमेरिका के बिल्कुल पड़ोसी देश है, वहां तक ये अपना परमाणु हथियार लेके चला गया। अब अमेरिका सोच रहा है कि भाई ये तो यहां तक आ गया, कभी भी परमाणु हथियार दाग देगा। तो वहां पे भी बहुत सारे मसले हुए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे मुख्य रूप से आपको यह समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है कोल्ड वॉर चला, किस प्रकार से इन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश किया और कैसे इन्होंने नाटो को एक सुरक्षा कवच बना के बाहर निकाला है। अब यहां पे क्या हुआ है? पश्चिमी देशों ने क्या किया? किसका निर्माण किया? नाटो का। नाटो को इन्होंने कवच के रूप में बनाया कि हमारे पश्चिमी देशों में रसिया का ज्यादा वर्चस्व न हो, रसिया अपना दादागिरी न दिखाए। अब रसिया कहां चुप रहने वाला था? ये जो सोवियत यूनियन है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा, ये सोवियत यूनियन का है। इसने कहा भाई अगर इसने बना लिया है नाटो तो मैं भी कुछ बनाऊंगा। इसने क्या बनाया? वर्सा पैक्ट बनाया। ध्यान से समझिएगा, वर्सा पैक्ट का निर्माण किया। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। और 1949 में किसका निर्माण हुआ था? 1949 में किसका निर्माण हुआ था? नाटो का। ये आपको याद रखना है। तो वर्सा पैक्ट जो है वो कब बना? 1955 में। ये किसने बनाया? ये रसिया ने बनाया। किसके खिलाफ? नाटो के खिलाफ। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वर्सा पैक्ट बनाया। किसके खिलाफ? नाटो के खिलाफ। इसके बाद दुनिया दो सैन्य गुटों में बट गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अलायंस है नाटो का, वो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। तो अब क्या हुआ? अगर नाटो के पास सैनिक रहेगा तो रसिया का हम कहां कम है, क्योंकि दोनों तो पहले ही अमेरिका रसिया से चिढ़ता है, रसिया अमेरिका से चिढ़ता है। तो कहा कि भाई तेरे पास अगर ऐसे व्यवस्था है तो हम भी ऐसा व्यवस्था बनाएंगे। तो पूरी दुनिया के जो सैनिक थे वो दो गुटों में बट गए।
एक कौन सा था? एक नाटो था 1949 में। दूसरा उसके खिलाफ कौन बनाया गया? वर्सा पैक्ट बनाया गया 1955 में। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो रसिया ने बनाया वर्सा पैक्ट, वो 1955 में बनाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कई बार ऐसा मौका हुआ है कि जो नाटो है और जो वर्सा पैक्ट है, इसके आपस में विरोध हुए हैं, और कई बार दुनिया ऐसे कगार पे आ गया है, ये नाटो का साइन है, दुनिया कई बार ऐसे कगार पे आ गया है कि लग रहा था कि विश्व युद्ध हो जाएगा, लड़ाइयां हो जाएगी। खासकर आपको पता होगा कि कोरिया के अंदर हुआ, वियतनाम में हुआ, कई प्रकार के ऐसे विरोध वाले लड़ाई हुए हैं जिसे, और इस जितने भी लड़ाई वियतनाम में हो या कोरिया में हो, तो इसे हम प्रॉक्सी वार कहते हैं। प्रॉक्सी वार के बारे में मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में समझाया भी था कि प्रॉक्सी वार क्या होता है। प्रॉक्सी वार में क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग युद्ध नहीं करते, अपने सपोर्टर से युद्ध करवाते हैं। और इसी दौरान न्यूक्लियर वेपन्स की भी होड़ इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया खतरा मंडराने लगा। अब ये जो रसिया है, ये कह रहा था कि हम अनलिमिटेड न्यूक्लियर बम बनाएंगे। अमेरिका कह रहा है अगर तू बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, जितना मन होगा उतना बनाएंगे। अब पूरी दुनिया देख रहा है कि ये भी पागल हुआ पड़ा है, ये भी पागल हुआ पड़ा है। अब जितना ज्यादा बम बना रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये दुनिया पे उतना ही खतरा मंडरा रहा है। किसी का भी दिमाग सटक गया, वो गिरा देगा बम तम। परमाणु बम कोई ये पटाखा थोड़ी ना है कि फूट के आवाज करके रह जाएगा, ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को समाप्त कर देता है। एक प्रकार का एक ऐसा बम है जो आपने न्यूज में देखा होगा, या फिर मैंने वीडियोस में कई बार इस बात को जिक्र किया है कि कैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत कम रेंज का बम था, वो बहुत ही छोटा बम था, 14-15 किलो का ही बम था, वो पूरे 2 शहर को तबाह कर दिया। आप समझ सकते हो कि इतने सालों के बाद भी वहां का जो समाज है वो अभी पूर्ण रूप से इस दर्द से नहीं उभर चुका है। और अभी इतने बहुत ही मॉडिफाइड वेपन्स है ना अमेरिका और रसिया के पास, कि अगर आज के समय में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए और ये बम गिरा दिया जाए तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसी कारण से पूरी दुनिया को ये टेंशन होने लगा कि ये आखिर अमेरिका और रसिया चाहता क्या है। पूरी दुनिया में इस बात का विरोध होने लगा, नाटो का विरोध होने लगा, वर्सा पैक्ट का विरोध होने लगा। कोरिया में यह समस्या देखा गया कि कैसे वहां पे प्रॉक्सी युद्ध हुआ, वियतनाम में यह समस्या देखा गया कि कैसे वहां पे विरोध हुआ। तो इन सभी को प्रॉक्सी वार के जरिए तो युद्ध लड़ा गया, लेकिन इसकी समस्या जो है वो नाटो और वर्सा पैक्ट को कई बार आमने सामने ऐसे खड़ा कर दिया है जिससे लग रहा था कि यह युद्ध अब हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर अब वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो यह युद्ध लाठी, भाले, तलवार, थप्पड़, मुक्का, जूते का नहीं होगा। अब जो ये युद्ध होगा वो परमाणु हथियारों का होगा। अगर मान लो, एग्जांपल समझ लो, अगर आज अभी जो युद्ध चल रहा है, अगर यूक्रेन के पास और रसिया की जो युद्ध चल रही है, यूक्रेन और रसिया की बात कर लेते हैं। रसिया के पास तो परमाणु बम है, यूक्रेन के पास नहीं है। तो इससे क्या है कि ये तो खतरा नहीं है कि ना कि ये बम गिराएगा तो ये भी गिरा देगा। एक के पास नहीं है तो वो गिरा ही नहीं सकता है। ईरान की बात कर ले, ईरान और इजराइल की बात कर ले, तो अभी ईरान और इजराइल, ईरान के पास नहीं है, इजराइल के पास है, लेकिन वो बता नहीं रखा है, वो बता नहीं रहा है कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि 100 के आसपास इसके पास परमाणु हथियार है। अब जिस प्रकार से आज का समय दौर चल रहा है, गलती से इजराइल ने अगर 1-2 परमाणु बम मार दिया तो क्या होगा? पूरा ईरान ही समाप्त हो जाएगा। और ईरान ही समाप्त नहीं होगा, उसके आसपास के जो और देश हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाला परमाणु हथियार नहीं है ना कि गिरा तो 10 किलोमीटर को निपटेगा, नहीं, ये 100-100 किलोमीटर को निपट देंगे। और खासकर वातावरण पे जो इसका असर पड़ेगा वो तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से ये वातावरण को दूषित करेगा, और हवा का वेग जिस तरफ से चलेगा तो उसके रिएक्शन उसी देशों को स्वाहा करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। कोल्ड वार के दौरान कई खतरनाक घटनाएं हुई है ऐसी। कोल्ड वार अर्थात शीत युद्ध, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि 1991 में जाके ये कोल्ड वार समाप्त हुआ था। सोवियत संघ का विघटन होना और कोल्ड वार का खत्म होना, ये दोनों का सेम टाइम पीरियड रहा है। तो कोल्ड वार के दौरान कई प्रकार की ऐसी खतरनाक घटनाएं घटी है, जिसमें सबसे बड़ा था क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस क्या था। क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ कि जो रसिया था, ये एक एज ए स्टोरी आप समझ लीजिए कि रसिया ने क्या किया कि अपने न्यूक्लियर पावर को ना क्यूबा तक लेके चला गया। अब समझिए कि ये अगर अमेरिका है तो उसी के समुद्र के किनारे क्यूबा बसा हुआ है। अब यहां तक रसिया का माल पहुंच चुका है।
और पहले से ही अमेरिका और रसिया के बीच बनावट नहीं था, और अमेरिका को बात का पता नहीं था कि भाई क्यूबा में रसिया का मिसाइल आ चुका है। वो बहुत टेंशन में, पता जब उसको चला तो वो बहुत टेंशन में आ गया कि भाई ये तो यहां तक मिसाइल आया, कभी भी दाग देगा हमको, हमारे पास तो इतना लंबा रेंज का मिसाइल नहीं है, हमने तो वहां कुछ सेट किया नहीं है। अब वो बहुत टेंशन में आ गया। तो उस समय काफी वार्तालाप वगैरह हुआ, कई सारे देश मीटिंग किए, तब जाके ये समस्या समाप्त हुआ। उस समय दुनिया जो था वो न्यूक्लियर वार के बहुत करीब आ गया था। ऐसा फील हो रहा था कि क्यूबा में अब रसिया पहुंच गया है, अमेरिका कुछ बोलेगा कि फटाक से दाग देगा, खत्म कर देगा। और रसिया भी यही चाहता था कि दुनिया का एक ही ताकतवर इंसान होना चाहिए, एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो विश्व है इसको ये दोनों ने जंगल बना दिया और अपने आप को शेर मान लिए। अब अमेरिका कह रहा है कि हम शेर, रसिया कह रहा है हम शेर। अब ये दोनों शेर लड़ गए, लेकिन यहां पे दिमाग लगा दिया रसिया ने क्या किया कि क्यूबा के कोने पे पहुंच गया, वहां पे अपना मिसाइल रातों रात सेट वेट करके तैयार है। बात अमेरिका को पता चला तो उसका जमीने खिसक गया पैर के नीचे से, कह रहा कि भाई ये क्या हुआ। फिर वो तुरंत घबराया, कई सारे देशों के साथ संपर्क किया, तब जाके ये बात समस्या समाप्त हुई और न्यूक्लियर वार जो था वो यहां पे टल गया। इसी दौरान क्या हुआ, ये जो है ना, ये बर्लिन की दीवार है, ये जर्मनी के पूरे शहर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटता था। इसका भी निर्माण इसी समय हुआ था, बर्लिन वॉल का। आपको आगे के चैप्टर में ये कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये जर्मनी को ना दो भागों में बांटता था। लेकिन 1989 में क्या हुआ, 1989 में जो ये बर्लिन का दीवार आपको दिख रहा है ना, ये 150 किलोमीटर के आसपास लंबा था। ध्यान से समझिएगा, जर्मनी का ये दीवार जो जर्मनी को दो अलग अलग भागों में बांटता था, ये 150 किलोमीटर के आसपास लंबा था। और 1989 में इस दीवार को यहीं के लोगों ने मिलकर ढा दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया। तो 1989 तक तो ये घटना आपको समझ में आ गया। ये आपको क्यूबियन मिसाइल संकट समझ में आ गया, इधर आपको बर्लिन की दीवार समझ में आ गई। अब आपको मैं समझाता हूं कि यहां पे देख रहे हैं ना, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स, मतलब कि सोवियत संघ। ये 1989 में तो ये घटना घटा और 1991 में सोवियत संघ भी टूट गया। सोवियत संघ जो रूस के अंदर कई सारे देशों ने मिलकर एक संघ बनाया था, वो संघ टूट गया 1991 में। और जैसे ही ये 1991 में सोवियत संघ टूटा है, उसके बाद कोल्ड वार भी समाप्त हो गया। कोल्ड वार खत्म, जो शीत युद्ध चल रहा था यूएस और सोवियत संघ के बीच, ये भी समाप्त हो गया। क्योंकि मुख्य रूप से यही दो देश थे जो आपस में कोल्ड वार कर रहे थे, शीत युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी मिसाइल पटक देगा। तो ये भी समाप्त हो गया, क्योंकि यहां पे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया। अब यहां पे क्या हुआ, कोल्ड वार तो समाप्त हो गया 1991 में, यहां पे कोल्ड वार समाप्त हो गया। 1991 में शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, सोवियत संघ टूट गया। लेकिन नाटो खत्म नहीं हुआ, नाटो का वर्चस्व बढ़ता चला गया। उसने क्या किया, अपनी भूमिका को बदलते हुए केवल रक्षा तक को बात को नहीं रखा, ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो उसके सदस्य देश थे उन सभी के लिए सुरक्षा प्रदान करना। और साथ ही साथ यदि दुनिया में कोई सा भी देश है, आज ईरान को देख लो, इजराइल को देख लो, अगर वहां पे उसको खतरा महसूस होगा तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। 1990 के दशक में क्या हुआ, यूगोस्लाविया में क्या हुआ, वार हो गया। ये यूगोस्लाविया का, यहां पे युद्ध हो गया। यूगोस्लाविया के बारे में मैं आपको आगे के बारे में बताऊंगा। ये पहली बार था, पहली बार 1949 में क्या बना था, नाटो बना था। 1955 में क्या बना, वर्सा पैक्ट बना। लेकिन 1949 में जो ये बना, उसके बाद पहली बार ये यूगोस्लोवाकिया में जब युद्ध हो रहा था, उसमें इसने अपने सैनिक को भेजा। किसने, नाटो ने। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हैंडल कर रहा था, ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दुनिया में कहीं भी इसको खतरा महसूस होगा तो ये अपने नाटो के सैनिक को वहां भेजेगा, उस देश को बचाने की कोशिश करेगा। यदि उस देश के अंदर कुछ गैर कानूनी काम चल रहा है, जैसे आज अमेरिका के नजर में ईरान गैर कानूनी है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, तो ऐसे दौरान में वो सैन्य हस्तक्षेप करेगा। बोस्निया में 1992 से 1995, 1992 से 1995 तक बोस्निया में भी कुछ ऐसा ही हालत था। यहां भी नाटो ने हस्तक्षेप किया।
तो यहां पे नाटो ने खुद को ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तुत किया और कई सारे जगहों पे अपने सैन्य हस्तक्षेप भी किए और कई देशों के साथ इनका संबंध मजबूत भी हुआ। और जब इन्होंने सैन्य हस्तक्षेप करना शुरू किया तो इनकी संख्या भी बढ़ने लगी, इनके साथ नए नए देश जुड़ने लगे, खासकर वैसे देश जिनको लग रहा था जैसे कि रसिया से खतरा है। आज यूक्रेन भी चाहता है कि वो इसके अंदर, नाटो के अंदर आ जाए। हालांकि अभी तक पूर्ण रूप से उसको स्वीकृति नहीं मिली है, फिर भी कई प्रकार से मदद उसको नाटो से मिल रहा है। तो वो ये इसलिए चाहता है कि अगर वो एक बार नाटो में आ जाएगा तो वो रसिया से बचा हुआ रहेगा, ताकि अगर उसके बाद अगर रसिया उसके ऊपर हमला करता है तो इसके जितने भी देश हैं वो सब इसके ऊपर टूट जाएंगे, सब इसके साथ युद्ध करने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने कार्य को ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बनाया ताकि दुनिया में कहीं भी इनको खतरा महसूस हो, चाहे वो, मैंने आपको यूगोस्लाविया के बारे में बताया, इसके अलावा बोस्निया के बारे में बताया, वहां भी ना कई प्रकार के युद्ध हुए हैं जिसमें इन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर सैन्य हस्तक्षेप किया और वहां पे सुधारने की कोशिश की। आज भी क्या हो रहा है, अमेरिका बार बार नाटो को कह रहा है कि भाई तुम मदद नहीं कर रहे हो, तुम ये आर्टिकल 5 को ध्यान से नहीं समझ रहे हो, लेकिन वहां पे नाटो ने इनकी मदद नहीं की है। हालांकि कई प्रकार से इन्होंने दबाव बनाया है नाटो के ऊपर ताकि नाटो किसी प्रकार से अमेरिका की हेल्प करे। अगर नाटो हस्तक्षेप करता है अभी के ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार में, तो इजराइल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। या तो ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे, उसको अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे भी करे, या तो वो पूरा खत्म होके करे या फिर पहले कर ले। अगर इसमें नाटो कूदता है तो नाटो अपनी पूरी जोर लगा देगा और वहां पे ईरान को हार माननी पड़ेगी। जितनी भी तेजी आप नाटो के अंदर देख रहे हो, नाटो में आपको जितना भी प्रोग्रेस दिख रहा है ना, ये सब ना 1991 के बाद का सीन है, 1991 के बाद ही हो रहा है। मतलब कि सोवियत संघ के टूटने के बाद, जब तक रसिया का वर्चस्व था, ये नाटो भी ठंडा पड़ा हुआ था। इसके बाद जब कोल्ड वार समाप्त हुआ है 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हुआ है, उसके बाद इसने अपना बहुत विस्तार किया है। खासकर पूर्वी यूरोप के देशों की अगर हम बात करें तो पूर्वी यूरोप में पोलैंड है, एथोनिया है, लाविया है। देखिए जैसे एथोनिया है, लताविया है, और आपको यहाँ पे रसिया के ये साइड भी है, और पोलैंड भी है। ये तीन देश जो हैं खासकर ऊपर नीचे ही हैं, और लिथुआनिया भी है। लिथुआनिया भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला नंबर ये आता है, दूसरा नंबर ये आता है, तीसरे पे ये है और चौथे पे ये चारों देश जो हैं इन्होंने रसिया से खतरा महसूस करना शुरू कर दिया। क्यों? आप गौर से देखिए तो यहाँ पे ये रसिया का जो आपको दिख रहा है, ये सबके किनारे है। ये इथोनिया के बॉर्डर से भी लग रहा है, लताविया के बॉर्डर से भी लग रहा है। थोड़ा सा अगर देख लीजिए तो ये लिथुआनिया और पोलैंड के साथ भी काफी नजदीक है। तो ऐसे में क्या है कि रसिया से इनको बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। आखिर नाटो में जुड़ने का किसी व्यक्ति या किसी देश का मुख्य कारण क्या हो सकता है? नाटो में तो वही व्यक्ति जुड़ेगा ना जिसको रसिया से खतरा होगा, क्योंकि उधर वर्सा पैक्ट भी है, और वर्सा पैक्ट में वही देश जुड़ेगा जिसको नाटो के देश से खतरा है या फिर अमेरिका से खतरा है। खुलेआम जो साफ बात है, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व नाटो में ज्यादा है, वर्सा पैक्ट में ज्यादा वर्चस्व रसिया का था। तो पोलैंड, एथोनिया, लताविया और लिथुआनिया ये इसी देश के अंदर शामिल है। मतलब कि इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि आगे चल के हो सकता है कि रसिया हमारे ऊपर अटैक कर दे। रसिया से उनको खतरा था क्योंकि नाटो उनकी सीमाओं के करीब पहुंचने लगा था। ध्यान से समझिए, यही कारण है कि आज नाटो और रसिया के बीच लगातार तनाव बना रहता है। अब हमारे घर के बॉर्डर पे हमारे दुश्मन को कोई पनाह दे दे तो हमें तो भाई गुस्सा हमें आएगा ही। मान लो किसी से हमारा दुश्मनी चल रहा है और मेरा दुश्मन मेरे को मारने आ रहा है और हमारा पड़ोसी उसको कह रहा है तू मेरे घर में रुक जा, रात में जब वो सो जाएगा तो उसको सोए सोए में पेल पाल दिया जाएगा। तो यही हाल रसिया के साथ हो रहा था कि भाई पोलैंड इसमें जुड़ेगा, इसमें एथोनिया जुड़ेगा, लताविया जुड़ेगा, लिथुआनिया जुड़ेगा नाटो में। इसका क्या मतलब है कि नाटो तो हमारे घर के करीब पहुंच गया। अब भैया रसिया का हो गया पूरा दिमाग खराब। अब इसका पूरा किसके साथ? नाटो के साथ चल रहा है दुश्मन। ये नाटो को देखना नहीं चाहता है, रसिया नाटो को पसंद नहीं करता है। लगातार इनके बीच में तनाव बना हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो साइन है मैं कई बार इसको बता चुका हूं, ये है हमारा साइन नाटो का। और आज के समय में रसिया और नाटो के बीच में दोस्ती के नाम पे बिल्कुल गुंडागर्दी है। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, चाहता है कि दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए। नाटो चाहता है रसिया को रेल बना दे, रसिया चाहता है नाटो का रेल बना दे।
सितंबर 11 के अटैक्स के बारे में भी आपको जानना है। देखिए, ये जो इमेज में आपको दर्दनाक हादसा दिख रहा है, ये दर्दनाक हादसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ आतंकवादी संगठन जो थे वो अमेरिका के प्लेन को हाईजैक करके अमेरिका के ही जगहों पर गिरा दिया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और अमेरिका की सुरक्षा पे भी बात आ गया कि भाई तू सुपर पावर है, तू कह रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास गूगल है, मेरे पास मैप है, मेरे पास सैटेलाइट है, तब ये साला आतंकवादी तेरे घर में घुस के तेरे ही बिल्डिंग सब पे कैसे टकरा गया। तो नाटो में पहली बार इसी समय ना आर्टिकल 5 को लागू किया था। ये आर्टिकल 5 जो है वो इसी समय लगाया गया था कि सामूहिक सुरक्षा पे ध्यान देना है भाई। इसलिए आज के समय में ना आतंकवादी को ज्यादातर लोग जो हैं, मतलब ज्यादातर देश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। अफगानिस्तान में इसी समय सैनिक भी भेजे गए। नाटो ने क्या किया, लिबिया को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिबिया में ऑपरेशन किया, इराक ट्रेनिंग मिशन किया, इंडियन पायरेसी ऑपरेशन किया, इन सब में नाटो ने भाग लिया। और यहां से क्या साफ हो गया कि नाटो अब केवल डिफेंस अलायंस नहीं रहा बल्कि ग्लोबल ऑपरेशन भी करता है। ग्लोबल ऑपरेशन कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी सुरक्षा तो इसके सदस्य देश करेंगे, मतलब नाटो के अंदर जितने भी सदस्य देश हैं उन सब की रक्षा तो नाटो करेगा ही। इसके अलावा दुनिया में अगर कहीं भी उसको लगेगा कि ये आतंकवादी का प्रभाव है पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में जितने भी देश आते हैं, तो वहां पे नाटो हस्तक्षेप करेगा। इसलिए ये अब ग्लोबल ऑपरेशन भी करने लगा। अब अफगानिस्तान में जो नाटो का सैनिक आया या फिर जो ऑपरेशन हुआ, तो इसमें क्या था, ये तो इसके हिस्सा में भी नहीं था या इसके साथ जुड़ा हुआ भी नहीं था नाटो में, फिर भी वो क्या किया, ग्लोबल ऑपरेशन किया। इसे लगा कि यहां से खतरा है, तो ये अफगानिस्तान पहुंचा, लिबिया पहुंचा, इराक ट्रेनिंग मिशन को काम किया, एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो साफ बताता है कि नाटो जो है वो कलेक्टिव डिफेंस ना करके अब ग्लोबल ऑपरेशन भी करता है। अगली जो तस्वीर है उसमें मैंने आपको यूक्रेन को ऐड करके दिखाया, और मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान समय में मौजूदा हालात ऐसे हैं, खासकर रसिया और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे समय से वार चल रहा है। अब हमारे यहाँ भारत में क्या होता है ना कि जो ताजी खबर होती है उसे दिन भर चलाया जाता है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि रसिया और यूक्रेन का भी न्यूज जो है ना वो 24 घंटे ना बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे चलता रहता था। लेकिन अभी इनको नया मसाला मिल गया है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, IIA का वार। अब ये इसको थोड़ा कभी कभी चला देते हैं अपने चैनलों पे, टीआरपी इस पे नहीं आता होगा, इस पे टीआरपी अच्छा आ रहा है तो अभी इसको लगातार चला रहे हैं। कोई आपको न्यूज चैनल वाला लिखेगा कि परमाणु बम गिरा दिया, दूसरा वाला लिखेगा शांत हो गया, तीसरा वाला कहेगा सीज फायर हो गया, चौथा वाला कहेगा अब बदला लेने जा रहा है अमेरिका, पांचवा वाला कहेगा ले लिया। तो अजीबो गरीब इनके थंबनेल आपको मिलेंगे और अजीबो गरीब इनका न्यूज होता है। हालांकि अंदाजे पे ही चलता है, ज्यादातर हमारे यहाँ के जो इंडियन न्यूज चैनल हैं वो अंदाजे पे ही चलते हैं, अनुमान लगाते हैं यहीं से बैठ के। दो चार लोगों को बुला लेंगे, कहेंगे ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये मेजर साहब हैं, ये फलाने हैं, ये ढिकाने हैं, और वो अपना अपना ज्ञान पेल रहे हैं। अब उन पेले हुए ज्ञान के ऊपर न्यूज चैनल वाला और अपना मसाला लेके ज्ञान पेलना शुरू कर देता है। हम लोग भी बेवकूफ की तरह पूरे दिन, हाँ कहाँ हुआ, गिरा दिया, परमाणु हथियार गिरा दिया, थंबनेल देखे अरे गिरा तो नहीं दिया सही में, साला खोलते हैं तो नहीं, अभी तो वार्तालाप चल रहा है, बम चलाया था तो उसको इस सब ने क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया। तो यहां पे ध्यान से समझना है कि यूक्रेन है वर्तमान समय में जिस प्रकार से इसका युद्ध चल रहा है रसिया के साथ, तो अब इसके पास एक ही मौका है कि भाई ये फटाक से नाटो में घुस जाए। नाटो में घुस जाएगा तब बच जाएगा, नाटो में अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो पूरा नाटो इसके ऊपर उलट जाएगा। लेकिन रसिया इसका विरोध करता है, रसिया कहता है तुम हमारे बॉर्डर पे होके नाटो में जाओगे, इसका मतलब हम तो असुरक्षित हो जाएंगे ना भाई, नाटो कल तो हमारे घर तक पहुंच जाएगा। 2022 में युद्ध शुरू हो गया था, किसका, यूक्रेन का और रसिया का। नाटो ने यूक्रेन को वेपन्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट भी दे दिया है। मैंने आपको बताया था ये शामिल तो होना चाहता है लेकिन पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है। लेकिन अब जो ये ग्लोबल ऑपरेशन करता है नाटो, इस कारण से इसने यूक्रेन को क्या किया, हथियार भी दिया है, ट्रेनिंग भी दिया है, सपोर्ट भी कर रहा है ताकि तुम रसिया से लड़ो, क्योंकि नाटो का तो ऐसे भी रसिया से नहीं बनता है। नाटो ने अपने पूर्वी सीमा पर 40,000 से अधिक सैनिक तैनात किए। इसका जो पूर्वी सीमा है ना उस पर लगभग 40,000 सेना जो है वो खड़ा कर रखा है कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे सैनिक लड़ेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं। ये अपना क्या कर रहा है, जो
गोला बारूद है, बम पिस्तौल है, उसका अपना खूब तेल लगा के पूरा एकदम फ्रेश करके रखा है कि जब युद्ध होगा कूद जाएंगे। इसी के साथ साथ यहां पे आपको समझना है और जर्मनी, यहां पे जर्मनी के बात को भी आपको समझना है। देखिए ये पोलैंड का जो है इतना बड़ा है और ये रसिया के किनारे लगता है, तो रसिया कैसे चाहेगा कि भाई पोलैंड उसमें जुड़ जाए और नाटो में जुड़ जाए, तो नाटो क्या करेगा फिर, कल होके हम पे अटैक कर देगा। तो जर्मनी, यूएसए, फ्रांस और अन्य देशों ने भी अपने शक्ति को बढ़ाया है, सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। खासकर यूएसए तो आपको पता ही है, वो तो है ही पावरफुल। फ्रांस भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, जर्मनी भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, ताकि वो इन जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, इसका मतलब होता है क्या, अपने अपने देशों से ना जो टॉप कमांडर वगैरह होते हैं ना, उनको भेजा जाता है जहां पे ये एक्सरसाइजेज होते हैं। एक्सरसाइजेज कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग लेना, चीजों को सीखना, चीजों को समझना, नए आने वाले हथियारों के बारे में जानना, ताकि अगर मौका मिले तो हम उन हथियारों को चला सके। तो जर्मनी, यूएसए और फ्रांस जो है वो काफी हद तक इन सभी नए नए टेक्निकों को एब्जॉर्ब करता है। शुरुआत के स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि नाटो के ऊपर भी कई प्रकार की आर्थिक संकट चल रही है, मतलब इसके जो सदस्य देश है ना, इसके सदस्य देशों में भी अब समस्याएं बढ़ रही है। खासकर ये जो बेवकूफ आदमी है ना, ये बेवकूफ आदमी जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे बड़ा बेवकूफ है और इसके साथ जो बैठे हुए हैं वो अभी वर्तमान समय के शायद नाटो के प्रमुख होंगे। 2024 का समय जब नाटो में एक नया संकट आ गया, और जितने भी संकट है ना सब इसी बेवकूफ आदमी के कारण है। दुनिया में आज 90% लड़ाई जो है, 90 नहीं 99 कीजिए इसको, ये इसी बेवकूफ आदमी के द्वारा करवाया जाता है। इसके पास कोई काम नहीं है, ये बैठे बैठे ना चुगली करना, दूसरे देशों को लड़ाई करवाना, इस देश को फोन करके कुछ कह देना, उस देश को फोन करके कुछ कह देना। अब मान लीजिए इसको अगर भारत ने फोन किया ना, तो ये भारत के बाद पाकिस्तान हो कर देगा। चुगला चुगला है एक नंबर का। इसके अलावा कहेगा कि हमारा बात नहीं मानेगा तो हम टैरिफे बढ़ा देंगे, तुम्हारे ऊपर आर्थिक प्रबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, 45% था 50% कर देंगे। दुनिया को ये बेवकूफ डराता रहता है। अभी इसका हालत कुत्ता जैसा है। ईरान इतना पेला है ना, इसको इतना पेला है कि अब कहता है हम नहीं करेंगे युद्ध भाई तुमसे, हम जा रहे हैं। इस सोच के क्या गया था, तो सोचो ना, एक दिन में सोचा था पूरा युद्ध को निपटा दे, एक ही दिन में इतना ना परमाणु बम का धमकी दे दिया कि हम परमाणु बम चला देंगे, हम तुम्हारा हॉर्मुज खुलवा देंगे, नस्नो नाबूद कर देंगे, तुम्हारा संस्कृति मिटा देंगे। कुछ नहीं हुआ, इसका खुद का अभी कुर्सी जाने वाला है। अमेरिका में इसका इतना विरोध हो रहा है ना कि इसका खुद का कुर्सी बचेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। आई पगला का काम देखो क्या किया है, ईरान के साथ युद्ध किया। भारत का इसमें क्या है, भारत का कुछ लेना देना है, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना, कुछ लेना देना है, चाइना का भी कुछ लेना, हर जगह गैसें खत्म करवा दिया। यहाँ चूल्हा जलना मुश्किल हो गया भाई। इसके पास तो कमी है नहीं, पैसा भी है, सब चीज पहले ही भर लिया था। हम लोग को बताता था, हम लोग भी 4-4 सिलेंडर पहले ही रख लेते कि भाई तुम कर्म करेगा। तो अभी जो है इसके बयान के कारण दुनिया में तो मतभेद चल ही रहा है, नाटो के अंदर भी मतभेद चल रहा है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली देश है नाटो के अंदर, पैसा बहुत खर्च करता है। बहुत मतभेद बढ़ गया है, मतलब जुबान ऐसा खोलता है, ऐसा भाषण दे देता है किसी देश के बारे में। तो खासकर यूनाइटेड स्टेट जो है वो कनाडा को, डेनमार्क को, कई ऐसे देश है, ग्रीनलैंड की बात कर लें तो उसके ऊपर विवादित बयान करता रहता है। देखिए कनाडा को, ग्रीनलैंड को और कई सारे और भी देश हैं। अभी ये ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, इसमें दुबई जो है वो इसका सपोर्ट कर रहा था। ये उसको ऐसा बात ना कह दिया कि वो बोला ही नहीं जा सकता। न्यूज चैनल भी कह रहा है कि भाई हम न्यूज पे भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा ना बेवकूफ वाला बात। ये जब बात करने आता है ना माइक वेक पे, या फिर जब इसके पास रिपोर्टर आते हैं, लगता है गांजा वाजा फूक के आता है, नशा में रहता है, कुछ से कुछ बोलता रहेगा। कोई भी देश हो, अब मान लो कनाडा है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, डेनमार्क एक ही है, तो अब किसी भी देश के संप्रभुता पर तो आप हमला नहीं कर सकते है ना। ये डेनमार्क को हथियाने के चक्कर में था, ये कह रहा कि भाई तू देश बेच दे, मतलब इसके पास इतना पैसा अगर हम देश से खरीद लेंगे, भाई कोई अपना देश कैसे बेच देगा। हमारा भारत देश हमारी माता के बराबर है, कोई कहेगा कि भाई तू हमारा भारत बेच दो मतलब हम अपने माँ को बेच दे। अब ये देश कहा कि तू पागल वागल है क्या, हम अपना देश कैसे बेच देंगे। अब अमेरिका कह रहा है, अमेरिका को ना तुरंत ईगो पे बात आ जाता है कि भाई हम पैसा देना है तो यूं नहीं तुम बेच रहे, हमारे कंट्रोल में आ जाओ। अब कह रहा नहीं, तो अब ग्रीनलैंड भी जो है
ये भी नाटो का सदस्य है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है। अब आपसे में अगर मान लो आप ये सोच रहे होंगे कि चलो नाटो का जो सदस्य देश है इसके ऊपर कोई बाहर का देश हमला करेगा तो ये सब लड़ लेगा, आपसे में जब लड़ने लगेगा तो अब कौन बचाएगा, तो अब कौन किसके साइड से लड़ेगा, इसमें कोई सब आपसे में लड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब नाटो का भी स्थिति कुछ बढ़िया नहीं है, बाहर से देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा और सारा जो नाटो का सदस्य देश है ना ये सब मिलके क्या कह रहा है कि अमेरिका को साले को बाहर निकालो, ये बड़ा पगला देश है। लेकिन अमेरिका को न निकालने का कारण है कि ये पैसा बहुत खर्चा करता है, इसके बाद पैसा बहुत है तो नाटो को देता है, बहुत पैसा देता है। तो क्या हुआ कि अब इसका आलोचना हो रहा है, ये नाटो में भी आलोचना हो रहा है, कह रहा है कि भाई आप पागल जैसी बातें मत कीजिए, एकता बना के रखिए। 2026 जो अभी चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, ईरान में बिना बुलाए मेहमान की तरह कूद गया लड़ने के लिए। अब अमेरिका के मन में ये चल रहा है, अमेरिका तो ये सोच के कूद गया ना, ये सोच के ये ईरान में हमला कर दिया कि जाते हैं हमला कर देंगे, नाटो वाला तो हमारा ये है, बाप सब आ जाएगा पीछे से। नाटो वाला मना कर दिया, नहीं भाई तू अपने मन से लड़ने गया था, हमसे पूछा था, अब तू अपने जाके कहीं भी लड़ने लगेगा तो पूरा नाटो का 30 देश के 30 देश तुम्हारे पीछे थोड़ी ना लगा देंगे। मना कर दिया कि नहीं भाई नाटो नहीं जाएगा तुम्हारे पीछे। अब अमेरिका का लहक गया, कह अरे भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं तुमको, इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम भाई आओ लड़ो हमारे पीछे पीछे। नाटो ने कहा ना जाओ तुम अकेले लड़ो। कुछ दिन तक लड़े हैं, अभी 2 दिन से शांत बैठे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम सीज फायर कर दिए। नाटो ने जब मना कर दिया तो अब पागल तो है ये आदमी, अब कह रहा है कि नाटो कमजोर है, हमको नाटो का जरूरत नहीं है, हम नाटो में मदद नहीं लेंगे, हम अकेले कर लेंगे, फलाना डिकाना। डेली बयान बदलता है ये आदमी। सुबह में बोलेगा हम आम खाए हैं, 1 घंटा के बाद पूछेगा कहेगा नहीं सुबह में हम अचार खाए थे, फिर 1 घंटा के बाद पूछेगा कि नहीं भूखले थे, खावे नहीं किए थे, कुछ देर बाद कहेगा हम सत्तू पिए थे। मतलब एक ही बयान को 20 तरह से बोलता है। पूरा दुनिया जानता है कि ये झूठा आदमी है, तरह तरह का बात बयानबाजी करेगा। अभी आप इसका अगर न्यूज देख लीजिएगा ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार पे, तो इसका आपको दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा कि खत्म हो गया उसका, हम पूरा हथियार खत्म कर दिए, उसके पूरे नेवी को मार दिए, उसका सैनिक कमजोर कर दिए, उसके जो बड़े बड़े अधिकारी सब थे, नेता सब थे, उन सबको ही मार दिए। ठीक है, कह रहा है कि खत्म हो गया ईरान। कल ही हो गया पता चला कि पेलना शुरू कर दिया, अमेरिका कई जगहों पर बमें गिरा दिया। अब दुनिया कह रहा है भाई आप तो कह रहे थे हथियार खत्म हो गया, अरे नहीं कुछ बचा है, कुछ बचा है, कुछ छुपा के रखा है। तब इनको कोई मौका नहीं मिला तो कहते हैं कि उसका रसिया मदद कर रहा है, उसका चाइना मदद कर रहा है, उसको हथियार भेजा जा रहा है। फिर कह रहे हैं 2 दिन के बाद अब बिल्कुल खत्म है, अब तो उसमें हम जाके अपना सैनिक सबको भेज रहे हैं, हमला करके उसको खत्म कर देगा। फिर बोले अगला दिन फिर से ईरान पेल दिया इनके कई गो आदमी को। फिर इनसे पूछा मीडिया वाला था, अरे थोड़ा हमको लगता है ना कि ईरान तेज है, कहीं मिसाइल छुपा के रखा है। सोचिए ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ऐसे बोल रहा है पागल की तरह। जब नाटो ने मदद नहीं किया था कहा कि नाटो कमजोर है, नाटो का जरूरतें नहीं है हमको, हमारे पास बहुत पैसा है, सैनिक है, बल है, तेल है हमारे पास। दुनिया को फिर क्या कहने लगे कि भाई तुमको अगर तेल खरीदना है, गैस खरीदना है तो हमसे खरीदो, हम बेचेंगे तुमको। अब पता चल रहा है, न्यूज देखे हैं, अमेरिका वाला कह रहा है कि भाई अमेरिका में तेल नहीं तो बेचेगा कैसे। मतलब जो वहां का तेल का रेट था वो बढ़ गया। बढ़ कब गया, जब वहां पे तेल नहीं हुआ तभी तो बढ़ गया ना। तो जो दुनिया को तेल देने की बात कर रहा है, पहले वो अपने देश के अंदर तेल तो पूरा कर ले। 30% हार्मुज के रास्ते से निकलता है तेल, वो रास्ता है। अब उसको ईरान ब्लॉक करके बैठा है, कह रहा है कि भाई 1 बैरल कच्चा तेल का $1 लेंगे, मतलब वो फ्री में बैठ के टोल टैक्स वसूलेगा। आप सड़क उड़क पे जाते होंगे तो देखते होंगे सरकार का जो हाईवे होता है वहां पे ऐसा मशीन बना होता है, आपके गाड़ी में एक टैग लगा रहता है, या फिर आप कैश पैसा दे के वहां से पास करते हो। अमेरिका का जो जहाज सब तो नहीं आ रहा है, ईरान कह रहा है इस समुद्र का जो रास्ता है यहाँ पे टोल दो तब जाने देंगे। मतलब बैठे बैठे वो करोड़ों रुपए डेली कमाएगा। अभी तक हमने जितनी भी बातें की है वो नाटो से जुड़े हुए ही किए हैं। थोड़ा सा पॉइंट अगर इधर उधर हो गया होगा तो वो भी ना नाटो से जुड़ा हुआ ही है, ध्यान से समझिए। नाटो जो है इसका अपना एक मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स में, ये नाटो का मुख्यालय है। जहां पे जितने भी झंडे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब नाटो के सदस्य देशों के झंडे हैं। इसका सैन्य मुख्यालय मॉन्स में स्थित है। ये नाटो का ऑफिस है, यहां से सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर, लेखा पढ़ी ऑफिसर सब बैठते हैं। लेकिन अगर सैनिक की बात करें तो ये इसका मॉन्से में, दोनों अलग अलग है। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसका जो सैन्य अभियान है या फिर सैनिक के रहने का जगह है वो मॉन्स में स्थित है। नाटो की जो संयुक्त सेना है इसमें वर्तमान समय में सबसे अच्छी बात आपको भी याद रखना है, 35 लाख सेना है भाई इसके पास। एक ऐसा संगठन है जिसमें 35 लाख सेना है। इसकी रक्षा खर्च जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दुनिया के जो
टोटल देश है ना 195 कंट्रीज जो दुनिया के ऊपर खर्चा करता होगा, उसका आधा खर्चा सिर्फ और सिर्फ नाटो पे होता है। सोच लो 195 देश जो अपने रक्षा के लिए खर्च करते हैं, अपने सैनिकों के ऊपर खर्च करते हैं, उसका आधा पैसा सिर्फ और सिर्फ नाटो के ऊपर ही खर्च होता है। कितने इसके एडवांस वेपन्स होंगे, कितने एडवांस सैनिक होंगे, आप सोच सकते हो, इसका अंदाजा लगा सकते हो। और सदस्य देश अपनी सैन्य क्षमता को बनाए रखने के लिए जीडीपी का एक निश्चित हिस्सा रक्षा पर खर्च भी करते हैं। इससे जो जुड़े देश हैं, ये जो झंडा आपको दिख रहा है, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका नाम बता देता हूं। फिलहाल आप झंडा देख के समझ जाइए, ये जो देश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इनका जो जीडीपी होता है उसका एक निश्चित हिस्सा इनको हमेशा इस नाटो को देना पड़ता है, ताकि उसका जो 35 लाख अगर सैनिक है तो उसका सैलरी वैलरी भी तो जाएगा ना। इतना बढ़िया बढ़िया ऑफिस बना रखा है, ऑफिसर सब होंगे, सैन्य अभियान करता है, हथियार लेता है, ग्लोबल ऑपरेशन करता है, तो इस सब पे भी खर्च होते हैं। तो इन सभी के लिए इसके जो जुड़े हुए देश हैं वो एक निश्चित जीडीपी का हिस्सा नाटो को देते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा पैसा देने वाला अमेरिका है। अमेरिका बहुत खर्चा करता है, इसलिए आज बेचारा मायूस हो गया है कि इसका कोई मदद नहीं कर रहा है। आज पूरी दुनिया के देशों की संख्या में से टोटल 32 कंट्रीज ऐसे हैं जो वर्तमान समय में नाटो के सदस्य हैं। अभी नाटो के सदस्य देशों की संख्या 32 है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि वो 32 देश कौन कौन से हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मॉन्टेगो, नीदरलैंड, उत्तरी मोडेसा और नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और सबसे लास्ट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शायद एक दो इसमें मिसिंग होगा, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके देशों के नाम दे दूंगा, लेकिन आपको इन सभी देशों के नामों को सही से याद रखना है। आज टोटल 32 कंट्रीज हैं जो नाटो के सदस्य देशों में आते हैं और 32 देशों के ऊपर आर्टिकल 5 लागू होता है। अर्थात किसी भी एक देश पर अगर आप हमला करते हैं और आप नाटो से बाहर हैं तो यह 32 का 32 देश आपको रेल बना देगा। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में देखा जाए तो अमेरिका का जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 32 देश फिर 31 देश, क्योंकि एक देश तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है, इसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? तो सपोर्ट क्यों करेगा? ये साला कनाडा के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा है, नीदरलैंड के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, मतलब अपने सदस्य देशों का इज्जत नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके परिवार में अगर 20 लोग रहते हैं तो आपको अपने परिवार में एकता बना के चलना होगा। यदि आपके अपने परिवार में एकता नहीं है तो कोई भी बाहरी आके रेल बना के चला जाएगा। वही आज अमेरिका का हो रहा है, ये दूसरे देशों पर कब्जा करने का सोचता है। तो ऐसे में कैसे नाटो इसका सपोर्ट करेगा, कैसे नाटो इसको अपना सहयोग देगा? दूसरी बात और भी है, ये लड़ाई जानबूझ के अर्जी हुई लड़ाई है। क्या ईरान ने कभी हमला किया है अभी अमेरिका पे? इजराइल के साथ उसका युद्ध था तो दोस्तियारी निभाने के चक्कर में ये इजराइल का मदद करने के लिए युद्ध में कूद गया। तब नाटो कह रहा तुम भाई दोस्तियां निभाओ, हम अपने सैनिकों को मरने के लिए नहीं ना भेजेंगे। और इस प्रकार से यहां पे नाटो ने अमेरिका को मदद करने से मना कर दिया। एक बार मैं फिर से कुछ महत्वपूर्ण बातों को रिपीट कर देता हूं। नाटो केवल एक मिलिट्री अलायंस नहीं, मतलब दुनिया का जियोपॉलिटिक्स का शेप करने वाला एक सबसे पावरफुल संगठन भी है। आज ये नाटो का साइन जो आप देख रहे हो, ये दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, क्योंकि सबसे समृद्ध देश इसी के पास है। कोल्ड वार से लेकर आज तक, यूक्रेन वार तक, ये कई प्रकार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपसी अंदर के रंजिश से भी गुजर रहा है। नाटो में हर दौर में अपनी भूमिका निभाई। आज यूक्रेन की भी अगर मदद कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि अब ये ग्लोबल ऑपरेशन भी करता है। नाटो का तो ऐसे भी नहीं बन रहा है रसिया के साथ। रसिया, उसने देखा कि भाई रसिया इसके ऊपर अटैक करा था, हम सपोर्ट कर देते हैं, हमारा एक सदस्य देश और बढ़ जाएगा, अपने जीडीपी का कुछ हिस्सा हमें भी देगा और संख्या बढ़ेगी, और हमारा सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम रसिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर नाटो यूक्रेन को वो अपने में जोड़ लेते हैं तो बॉर्डर तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब वो यूक्रेन में कुछ भी करे, रसिया को खबर होगा नहीं। हो सकता है कि रसिया को बर्बाद करने के लिए कोई परमाणु हथियार वगैरह डाल दे, जैसे रसिया ने
क्यूबा में डाल दिया था अमेरिका को बर्बाद करने के लिए। इसी को क्यूबियन मिसाइल संकट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से आपने यहाँ पे नाटो के बारे में समझ लिया। नाटो के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सभी आपको बता दिया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।